हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश आ रहा है, आखिरकार प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहेंगे किसको। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कहिएगा कैसे हम देख पाते किसी वस्तु को? जैसे दिन के समय में किसी वस्तु को देखिए, उसी वस्तु को जब अंधेरी रात में जाकर के देखिए तो वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। इससे क्या स्पष्ट होता है? जो सूर्य से आने वाली प्रकाश जब दिन में उजाला रहता है तो उस पर पड़ के हमारे आंखों पर पहुंचती है, तो दिन के समय में उस वस्तु को देख पाते हैं। जब उसी वस्तु को हम रात अंधेरे में देखते हैं तो वह वस्तु दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब प्रकाश उस पर पड़ता ही नहीं तो हमारे आंखों तक आएगा कैसे? इस कारण से हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अर्थात समझ में आ गया, जो प्रकाश है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर लिखा है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद जब लौट जाती है तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसमें पहले समझ लेते हैं, आखिरकार प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश स्रोत के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं किसको है? तो प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब से देखिए, अगर विद्युत उसमें करंट दीजिए तो क्या होता है? बल्ब से प्रकाश निकलती है, तो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। उसके बाद तारा अंधेरे दिन के समय तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक सूर्य है, उसके रोशनी के कारण क्या होता है? तारा दिन में दिखाई नहीं देता। जब उसी तारे को अगर अंधेरी रात में देखिएगा तो तारा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस टाइम नहीं रहता है, तो वहां से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पड़ती है तो तारा को देख पाते हैं। अर्थात तारा से भी प्रकाश निकल रहा है, तो तारा भी क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। अब हम समझ लेते हैं किसी वस्तु को अगर देख पाते हैं तो इसका रीजन क्या है और कैसे देख पाते हैं। कोई वस्तु है, उस वस्तु को देखने का कारण क्या है? जब कहीं से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे कि ये पुस्तक है, इस पुस्तक को हम कैसे देख पाते हैं? तो इस जो बल्ब है या बल्ब जो प्रकाश की किरण जो है इस पुस्तक पर पड़ रही है और इस पर पड़ करके हमारे आंखों तक पहुंच रही है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं? इस पुस्तक को देख पा रहे हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश का होना आवश्यक है। साथ साथ प्रकाश के साथ साथ क्या चाहिए? आंख का भी होना जरूरी है। अब कहिएगा, जो आंख तो दिन में भी होता है, आंख तो रात में भी होता है, फिर हम दिन में वस्तु को देख पाते हैं, रात को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो कारण क्या है? प्रकाश वहां पर दिन के टाइम में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, रात के टाइम में प्रकाश सूर्य का नहीं होता, तो रात के टाइम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश अनिवार्य हो जाता है। अब आंख के बारे में समझ लेते हैं। तो दिन के टाइम में ही किसी वस्तु को देखिए, दिखाई दे रहा। अब आंख बंद करके वस्तु को देखिए, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता। इसका कारण समझ में आ रहा है कि वस्तु को देखने के लिए आंख की भी आवश्यकता होती है। अब चलते हैं प्रकाश, आखिरकार प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है ना? प्रकाश को किस रूप से बदला जाता है? तो प्रकाश विभिन्न ऊर्जाओं को जो है प्रकाश के रूप में बदल सकते हैं। जैसे करंट धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा के सहायता से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा जो है किस में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब को जलाइए तो बल्ब को जलाते समय क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है, यानी करंट उसमें देना पड़ता है, यानी वह क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा। और जब ये करंट प्रवाहित करते हैं तो बल्ब क्या होता है? जलने लगता है, यानी वह क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। इसी प्रकार कई सारे ऊर्जाओं को हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। अब पढ़ना है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। समझ लेते प्रदीप्त किसको कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। पहले प्रदीप्त वस्तु के बारे में समझ लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिससे क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी प्रकाश निकलता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोबाइल का टॉर्च, सूरज, तारा, ये सब क्या हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई। अब अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश
नहीं निकलता है। अब जैसे ये पुस्तक, क्या इस पुस्तक से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। अब कहिएगा जो पुस्तक से प्रकाश नहीं निकलता, फिर भी हम इसको कैसे देख पाते हैं? क्योंकि बल्ब का प्रकाश इससे पड़ती है और हमारे आंखों तक आती है, तब देख पाते। इसका कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी इसको देख पाते। तो यह पुस्तक क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसी वस्तु को क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे पुस्तक, टेबल, ईंटा, पत्थर, बोरा, ये सब क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अब प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े तो जान लेते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब कहिएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो वैसा प्रकाश हो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया हो। अब कहिएगा प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्या है? यानी प्रकृति यानी भगवान द्वारा दिया गया प्रकाश स्रोत कौन कौन सा हो सकता है? जैसे सूर्य, सूर्य में भी प्रकाश होती है। वह के मानव ने तो उसको नहीं बनाया, भगवान ने ही बनाया होगा, यानी वह कौन सा स्रोत हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। तारा, तारा भी देख लीजिए, उसमें भी प्रकाश होता है, वह भी क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। अब है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत का मतलब होता है जिसको मानव ने बनाया। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलते है, किसने बनाया? मानव ने बनाया। टर्च से प्रकाश निकलती है, किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो ये सब जो है क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश जो है किसी धूलकण पर पड़ता है, तो प्रकाश में तो ऊर्जा होता है। जब प्रकाश धूलकण पर पड़ता है तो धूलकण का जो कण होता है क्या करता है? ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे क्या करता है? चारों ओर फैला देता है। यही घटना क्या कहलाएगी? यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। अब चलते हैं प्रकाश के किरण के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश का किरण होता क्या है? प्रकाश का किरण सबसे पहले जान लीजिए, प्रकाश जो है एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चलती है। अब कहिएगा कैसे समझते हैं जो प्रकाश जो सीधी रेखा या सरल रेखा में चलती? कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब पर दोनों आंख को हल्का बंद करके देखिए तो क्या होगा? वहां से क्या होगा? सीधी रेखा में आंख पर कोई किरण पड़ती दिखाई देगी। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है जो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है और उसको तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। उसी तीर के चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। इस प्रकार के तीर के चिन्ह से जो दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। अब जब यही प्रकाश की किरण यदि ग्रुप बना के चले, समूह बना के चले, तब उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। देखिए अभी तो एक प्रकाश के किरण है तो इसको कहेंगे प्रकाश का किरण। और यहीं पर अगर बहुत सारा प्रकाश का किरण ग्रुप बना ले तब इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। पहला होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज।
किरण पुंज। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अब समझेंगे जो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर के चारों तरफ यानी सभी दिशाओं में फैलती है, तब उस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी कोई बिंदु है, अब इस बिंदु से प्रकाश की किरण क्या होता है, चारों दिशाओं में क्या होता है, चारों तरफ फैल रहा है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में फैले, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है समांतर किरण पुंज। समझ लेते समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हो, यानी एक दूसरे के समांतर कहने का मतलब है कहीं भी बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कटे नहीं, मिले नहीं, तो वह समांतर हो गया। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो है जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ये सारी जो है किरणें है क्या एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यानी यह कैसा किरण पुंज होगा, समांतर किरण पुंज होगा, पुंज होगा। अब समझते हैं अभिसारी किरण पुंज के बारे में। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। जब चारों तरफ की जो प्रकाश की किरणें आकर के जब एक बिंदु पर मिलती है, तब उस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए सभी दिशाओं से जब प्रकाश की किरण आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है, सभी देखिए सभी तीर का चिन्ह इस दिशा में, यानी चारों दिशाओं सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आ रही है और किसी बिंदु पर मिल रही है। तो सभी दिशाओं से किरण पुंज आकर के एक बिंदु पर मिलती है, तो इस प्रकार की किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया हो। अब समझते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में। आखिरकार ये सब होता क्या है। समझना है पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद दूसरा में समझना है पारभासी पदार्थ और तीसरा समझना है अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। इन तीनों के बारे में समझना है। पहला लिखा हुआ है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ही होता है प्रकाश की किरण क्या हो, पार कर जाए। यानी कि प्रकाश जब किस पारदर्शी कहेंगे किसको, तो वह वस्तु जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर पार होने दे, यानी अपने से होकर के जाने दे, रुकावट पैदा नहीं करे, तो वैसे वस्तु को क्या कहा जाता है, पारदर्शी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कांच को लीजिए और वस्तु को किसी दूसरे अन्य वस्तु को देखिए, तो क्या कांच से वस्तु दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। यानी क्या हो, तो वस्तु की जो प्रकाश जो है वहां से आकर के हमारी आंखों तक आ रहा है, तो हमारी आंखों तक आ रहा, तो हमारी आंखों के बीच थोड़ा कांच लगा हुआ, यानी कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण जो कांच से प्रवेश करके हमारी आंखों तक आ रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है जो वह कांच जो है क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। यानी जिससे प्रकाश जो है आर पार करके आ जाए उसी को क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहलाता है। यानी कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी वस्तुएं जो क्या कहलाएगी, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। अब दूसरा समझना है पारभासी पदार्थ के बारे में। आखिरकार ये पारभासी पदार्थ होता क्या है। तो पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने से होकर कुछ ही प्रकाश के अंश को आर पार होने देता है।
अब कहिएगा ऐसा कौन सा पदार्थ जो कुछ ही प्रकाश को अपने से आर पार होने देता है। जैसे कोई तेल से भिंगा हुआ कागज लीजिए और किसी वस्तु को देखिए, क्या वस्तु फ्रेश दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देने का क्या कारण है? तो वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है वह अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में आ रही है, जिसके कारण वस्तु क्या हो रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है। और घिसा हुआ कांच ले लीजिए, उससे भी वस्तु को देखिए तो उससे क्या होता है? वस्तु फ्रेश नहीं दिखाई देता, साफ साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। तो वह वस्तु क्या हो गया? पारभासी होगा। यानी कहने का मतलब है जिस वस्तु से होकर प्रकाश जो है अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में प्रवेश करे वह वस्तु क्या कहलाएगा? वह पदार्थ क्या कहलाएगा? पारभासी पदार्थ कहलाएगा। पारभासी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में समझते हैं। अपारदर्शी पदार्थ आखिरकार कहते किसको है? तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश को आने नहीं देता है उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई वस्तु होगा और उस वस्तु को पुस्तक के आँख के सामने कोई पुस्तक रख लिए और उस पार के वस्तु को देखिए, क्या दिखाई देगा? पुस्तक दिखाई देगा कि वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? जो वस्तु से प्रकाश की किरण जो है पुस्तक पर पड़ती है और पुस्तक से प्रकाश की परावर्तन होकर उसी दिशा में लौट जाती है, इस पार नहीं, पुस्तक जो है इस प्रकाश की किरण को इस पार नहीं आने देता है, जिसके कारण वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। यानी यह पुस्तक क्या हो गया? अपारदर्शी कहलाएगा। यानी अपारदर्शी कहने का मतलब है जो प्रकाश की किरण को आर पार नहीं जाने दे, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, ईंटा, पत्थर, चौकी, कुर्सी, ये सारी वस्तु क्या कहलाएगी? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझा दिए थे। जब प्रकाश की किरण जो है, ये मान लेते हैं कोई सतह है, क्या है? एक कोई सतह है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है? इस सतह पर पड़ती है। तो जब सतह पर पड़ती है तो इस बिंदु पर टकरा कर कहीं न कहीं प्रकाश का किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा, कहीं न कहीं किसी दिशा में लौटेगा। तो यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। देख लीजिए तीर का चिन्ह इधर दिया, इसका मतलब क्या? प्रकाश की किरण क्या सतह पर पड़ रहा है और परावर्तन के बाद इस दिशा में क्या हो रहा है? लौट जा रहा है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ करके उसी दिशा में लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो नियम को समझने से पहले कुछ बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इसको समझने से पहले कुछ बिंदु को बोले हैं समझना जरूरी है। अब कौन कौन सा बिंदु समझना जरूरी है? सबसे पहले जानना है आपतित किरण के बारे में, उसके बाद जानना है परावर्तित किरण के बारे में, उसके बाद जानना है आपतन बिंदु के बारे में, उसके बाद जानना है आपतन कोण के बारे में, उसके बाद जानना है परावर्तन कोण के बारे में, ये सारी बिंदुओं को जानना क्या है? बहुत जरूरी है। जब ये सारी बिंदुओं को आप जान जाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप अपने तरीके से उसके नियम को बोल लेंगे। पहला है आपतित किरण। तो आपतित किरण सबसे पहले मान लेते कोई एक सतह दिया हुआ है, क्या एक सतह दिया हुआ जिस पर कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। देखिए तीर का चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब क्या? कोई प्रकाश की किरण आ रही है। तो जो प्रकाश की किरण सतह पर आ रही है वही किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। अब देखिए ये प्रकाश की किरण आ तो रही है, लेकिन देखिए सतह के किस बिंदु पर टकरा रही है? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण जो टकराती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन
बिंदु कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको तो आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब टकराने के बाद प्रकाश की किरण इस दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। यानी लौटना यानी परावर्तित होना, और ये इसी किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु समझ में आ गया होगा। अब ये जो है सतह पर कोई 90 डिग्री का अभिलंब डाला गया हो, उसी को क्या कहा, जब 90 डिग्री का कोई रेखा डाला गया हो, उसी रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। तो देखिए ये सतह है, सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब डाला गया, इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब के बारे में समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं आपतन कोण के बारे में समझ लेते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, दोनों के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है, यानी कोण बन रहा है। इसी कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से। अब यहाँ देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है। अब कहिएगा इस कोण को क्या कहेंगे, तो ये आपतित किरण से कोण बन रहा है तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण से कोण बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण को कहिएगा किससे दर्शाएंगे, तो परावर्तन कोण को आर से दर्शाएंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तित किरण समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश की परावर्तन के जो नियम समझाएंगे उसको आप आसानी से समझ लेंगे। प्रकाश का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण यानी कौन किरण, कोई सतह है, कहा पहला नियम है आपतित किरण यानी ये किरण। उसके बाद कहा परावर्तित किरण यानी ये किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो जानते हैं आपतन बिंदु ये है और इस पर जो डाला गया अभिलंब। अब तीनों को गौर से देखिए, तीनों तो एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए तीनों, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों गौर से देखिए कि समतल में, एक ही समतल में होते हैं। यह हो गया पहला नियम। तो कैसे बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है, लिख लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये था पहला नियम। अब दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बता दिए हैं, ये जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो कहा नियम, दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपतन कोण 100 डिग्री होगा, ये भी 100 डिग्री, अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री,
आपतन कोण 50 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसको संक्षेप में कैसे लिखा जाता है, इसको संक्षेप में लिखा जाता है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का मतलब आपतन कोण और कोण आर का मतलब परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, जो भी बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।